नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शोभा भार्गव, शासकीय महाराणा प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल से आप सबके बीच में हूँ और मैं आज आपको व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 11th के वित्तीय साधन, वित्त के स्रोत, इस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। व्यावसायिक वित्त का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। व्यावसायिक वित्त का अर्थ है व्यावसायिक वित्त पूंजी की वित्त की प्राप्ति एवं व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय एवं समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया है। वित्तीय व्यवसाय किसी भी व्यवसाय का मुख्य कार्य होता है। यह उपक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी का प्रबंधन करने में से संबंधित है। व्यावसायिक वित्त में संगठन के प्रशासनिक कार्यों का समूह शामिल है जो नकदी एवं साख के प्रबंध से संबंधित है, ताकि संगठन के पास अपने उद्देश्यों को यथावत संतोषजनक रूप से कार्यान्वित करने के लिए साधन हो। देखो बच्चों, व्यावसायिक वित्त के लिए मैंने आपको बताया कि क्या उसके व्यावसायिक वित्त का अर्थ क्या है। तो व्यावसायिक वित्त में आपने देखा कि पूंजी, वित्त की प्राप्ति एवं उपयोग, व्यवसाय के उपक्रम की वित्तीय एवं समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया है। किसी भी व्यावसायिक इकाई की शुरुआत करने के लिए, व्यावसायिक इकाई का विस्तार करने के लिए, व्यावसायिक इकाई की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है पूंजी, जिसको कि हम उसकी रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं या उसको उसकी नींव कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ कि व्यावसायिक वित्त का अर्थ जानने के लिए जो हमने आपको बताया कि व्यावसायिक वित्त पूंजी वित्त की प्राप्ति एवं उपयोग के व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय एवं समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया है। ठीक है। अब इसमें व्यावसायिक उपक्रम का सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और इसके अभाव में व्यवसाय का विस्तार एवं विकास संभव नहीं है। जैसा हमने आपको अभी बताया कि न्यू है, उसकी शुरुआत करने के लिए हमको वित्त की आवश्यकता पड़ती है और वही उसकी न्यू या हम उसको रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा, कई बार मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि जब किसी विषय की चर्चा करते हैं तो उस विषय के विशेषज्ञ जो होते हैं वो अपने अपने मत रखते हैं, अपने अपनी भाषा में उसको परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर B.O. व्हीलर के अनुसार व्यावसायिक वित्त पूंजी वित्त की प्राप्ति एवं उद्योग के व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय एवं समस्त उद्योगों की प्राप्ति की प्रक्रिया है। वित्त व्यवस्था किसी भी व्यवसाय का मुख्य कार्य है। यह उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी का प्रबंध करने से संबंधित है। व्यावसायिक वित्त में संगठन के प्रशासनिक कार्यों का समूह शामिल है जो नकदी या साख के प्रबंध से संबंधित है, ताकि संगठन के पास अपने उद्देश्यों को यथावत संतोषजनक रूप से कार्यान्वित करने के लिए साधन हों। अब अगला हमारा टॉपिक आता है, यह बिंदु आता है कि व्यवसाय की प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या है, कैसे हम उसको समझ पाएंगे। तो व्यवसाय वित्त की प्रकृति के जो तथ्य हैं, जो बिंदु हैं जिनके माध्यम से आप इसको समझ पाएं, वो निम्न है। जैसे पहला बिंदु है, यह सभी व्यवसायों के लिए आवश्यक होता है। व्यवसाय जो है
पूंजी की आवश्यकता हर व्यवसाय के लिए होती है बच्चों, चाहे वो छोटा व्यवसाय हो चाहे बड़ा व्यवसाय हो। जब हम व्यवसाय को स्थापित करने की बात करते हैं तभी से हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है, इसमें सभी प्रकार की पूंजी शामिल होती है। इस की जो दूसरा तथ्य हमने दिया जिसमें कहा कि सभी प्रकार की पूंजी शामिल है, तो पूंजी के विषय में आप जानते हैं, आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं कि पूंजी दो प्रकार की होती है। एक तो स्थायी पूंजी होती है और एक कार्यशील पूंजी होती है। जो स्थायी पूंजी है उसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं और जो दूसरी पूंजी है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो स्थायी पूंजी के संबंध में ये जो उदाहरण दिए गए हैं जैसे भूमि, भवन, बिल्डिंग आदि, जो जिनको कि हम कम समय में खरीद और बेचने में समर्थ नहीं होते। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो कि हमारे रोजमर्रा के कार्यों के लिए जिस पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तो सभी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता इसमें होती है। काय में होती है? व्यावसायिक वित्त में। तीसरा पॉइंट है, इसकी मात्रा व्यवसाय के आधार पर निर्भर करती है। पूंजी की मात्रा कितनी होनी चाहिए यह तब तय होता है जब व्यवसाय का आधार कितना है, हम कितने बड़े स्तर पर व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं या छोटे स्तर पर कर रहे हैं। और अगला बिंदु है, इसकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है। नेचर जो है वो परिवर्तनशील होता है। इसमें अगला बिंदु, इसमें व्यवसाय का आकार निर्धारित होता है। व्यवसाय हम निश्चित कर लेंगे तभी उसकी पूंजी की व्यवस्था करेंगे और तभी हमारा आकार निर्धारित हो जाएगा। काय का आकार निर्धारित हो जाएगा? व्यवसाय का आकार। अगला है, इसकी पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए उसकी जो पूंजी है वो उपलब्ध होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। किसको? वित्त को। ठीक, वित्त मतलब फाइनेंस, है ना। अगला है, यह विस्तृत मद है, इसका बहुत विस्तृत बड़े रूप में होता है। अब आपके सामने एक बिंदु आता है कि सभी प्रकार की पूंजियां शामिल हैं। हमने आपको पहले ही बताया। तो सभी प्रकार की पूंजी शामिल होने में मैंने आपको समझाया कि व्यावसायिक वित्त में स्वामी की पूंजी, जो व्यक्ति व्यवसाय संचालित कर रहा है उसकी पूंजी, यदि आवश्यकता पड़ी तो ऋण भी वो लेता है तो ऋण पूंजी, स्थायी कैपिटल और कार्यशील पूंजी, जो कि फिक्स जो कैपिटल है जिसको कि हमने आपको बताया भूमि, भवन, बिल्डिंग आदि होती है, और कार्यशील पूंजी जो कि हम रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं। अब प्रकृति की परिवर्तनशील है। हमने कहा कि इसकी प्रकृति परिवर्तनशील है। कैसे? व्यवसाय में कई तत्व होते हैं। व्यवसाय का स्तर, मापदंड में वृद्धि या न कमी, नगद या उधार क्रय विक्रय। तो देखो बच्चों, कभी भी कोई भी व्यवसाय बिना उधारी के बहुत लंबे समय तक स्थापित नहीं रह पाता, उसको चलाने में कठिनाई होती है। अर्थात जो व्यवसायी हैं उनको उधार क्रय विक्रय करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसका ये नेचर है परिवर्तनशीलता का। यह सभी तत्व वित्त की पूर्ति से प्रभावित होते हैं। वित्त की जो पूर्ति है उससे सब तत्व प्रभावित होते हैं। कौन कौन से? वृद्धि प्रभावित होती है, नगद या उधार क्रय विक्रय हो रहा है तो वो भी प्रभावित होता है। अगला बिंदु है, इसमें परिवर्तन होने के साथ ही वित्त की प्रकृति भी बदल जाती है। यदि कहे में व्यावसायिक वित्त में परिवर्तन हो रहा है तो वित्त की प्रकृति भी परिवर्तित हो जाएगी। अब यह विस्तृत मद है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। विस्तृत मतलब बड़े स्तर का। तो व्यवसाय एक बड़े स्तर की मद होती है। इसके अंतर्गत पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाना
पूंजी को प्राप्त करना और पूंजी का सही विनियोग करना, कहाँ पर उसको सही ढंग से लगाया जाए आदि को शामिल किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी विषय की बात करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या, इम्पोर्टेंस है उसका महत्व क्या है। तो हम आपको बता रहे हैं कि वित्त किसी भी व्यवसाय उद्योग के लिए आवश्यक होता है। इसके बिना कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता। वित्त का सरल अर्थ है पूंजी की व्यवस्था से होता है। अन्य शब्दों में वित्त को व्यवसाय की सफलता की कुंजी कहा जा सकता है। देखो, हमने आपसे पहले ही ये बोला कि व्यवसाय क्या है, रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। व्यवसाय में पूंजी रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, उसको हम कह सकते हैं व्यावसायिक वित्त जो हमारा है उसके तरीके से होता है। क्योंकि इससे क्या है, ये व्यवसाय आगे सफल होगा। हमारे पास जितना वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे, जितना हमारे पास सोर्सेज अधिक होंगे, उतना हमारा व्यवसाय अधिक आगे बढ़ेगा, आगे उसका विकास होगा। तो यह अतिशयोक्ति नहीं है कि वित्त की आवश्यकता हर जगह होती है। व्यवसाय को स्थापित करने में, कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में, स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए, कच्चे माल और दैनिक खर्चों की आपूर्ति के लिए और व्यवसाय के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए। यदि कोई नई मशीन आई है तो उसके लिए भी हमें उसको खरीदने के लिए भी वित्त की आवश्यकता होगी। अब वित्त व्यवसाय की उत्पादन क्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन है। हमने आपको बताया कि उत्पादन क्रियाएं जो हैं उनको पूरा करने के लिए मतलब उनको उपलब्ध कराने के लिए जो आवश्यकता होती है वो वित्त की आवश्यकता होती है। अब उत्पादन क्रियाओं के पूरा करने में उत्पादन क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे हमने अभी स्थायी संपत्ति बताई आपको, भूमि, भवन, संयंत्र, जिसको कि हम उपस्कर कहते हैं, फर्नीचर, है ना, आदि जो स्थायी संपत्तियां हैं उनको हमको खरीदना है यदि, तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, वित्त की आवश्यकता को पूरा करना पड़ेगा। चालू संपत्तियां जैसे रहतिया मतलब स्टॉक, देनदारियां, मजदूरी या वेतन, यदि हम किसी भी व्यक्ति से कार्य करा रहे हैं तो उसको हमको सैलरी के रूप में देना पड़ेगा, या मजदूर है तो मजदूर के को वेजेस के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। तो जब हमें भुगतान करना है तो वित्त की आवश्यकता होगी। अमूर्तवान संपत्तियां, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं आप, इसलिए आप जानते हैं कि कुछ संपत्तियां अमूर्त, जिनका मूर्ति रूप नहीं होता, जो हमें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती, जैसे ख्याति गुडविल, इसको आप न स्पर्श कर सकते हो न देख सकते हो, ये केवल एहसास की का बिंदु होता है, एहसास का तत्व होता है। एकस्व प्रकाशन अधिकारी, लेखन अधिकारी, कॉपीराइट्स आदि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। कॉपीराइट्स जो एक प्रकार का अधिकार बन जाता है लोगों का, उसका भुगतान करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं कि वित्त को कितने भागों में बांटा जा सकता है, वित्त के प्रकार क्या हैं। तो वित्त के प्रकार जानने के लिए हमने एक छोटा सा आपको चित्र दिखाया है। इसमें है समय, जिसको कि हम अवधि कहेंगे, उसके आधार पर, समय अथवा अवधि के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर, टाइम पीरियड, कैसे कितने समय के लिए व्यवसाय संचालित है या पूंजी की आवश्यकता है, और स्वामित्व, उसका स्वामी जो है, एकल स्वामी या साझेदारी, अभी आपको आगे इसके विषय में बताते हैं हम। तो समय के आधार पर व्यवसायिक वित्त 3 भागों में बांटा जा सकता है। दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता, मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता और अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता। दीर्घकालीन, लंबे समय तक जाने वाला, जैसे 10 साल के लिए या 10 साल से ज्यादा के लिए कोई व्यवसाय स्थापित किया जा रहा है तो उसको अधिक वित्त की आवश्यकता होगी।
दूसरा है मध्यकालीन वित्त की आवश्यकताएं। मध्यकालीन बीच का मीडियम उसमें, जैसे 5 साल का, 4 साल का, यदि हम बिजनेस स्थापित कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए स्थापित कर रहे हैं, या हमारी स्थापित कर रहे हैं से मतलब ये नहीं है कि हमने ये कर लिया कि 4 साल बाद हमको बंद कर देना है, ये नहीं मतलब है। मतलब उसका ये कि जब हम उसको स्थापित कर रहे हैं तब हम क्या अनुमान लगाते हैं कि हमें कितने समय के लिए वित्त की आवश्यकता होगी, उसके बाद हम फिर अनुमान लगाएंगे कि हमें और आवश्यकता कितनी हो सकती है। वित्त की आवश्यकता हो सकती है व्यवसाय के विकास के साथ साथ। और अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं जो छोटे समय में स्थापित किए जाते हैं व्यवसाय, लघु उद्योग होते हैं जैसे, तो उनको स्थापित करने के लिए कम वित्त की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, जो व्यवसाय के लिए हमने बताया, दीर्घकालीन व्यवसाय के लिए, ये वही आपको हम फिर से दोहरा रहे हैं कि जब व्यवसाय को वित्त की आवश्यकता लंबे समय तक होती है, 10 वर्ष के लिए, उसके बाद ऐसा लगता है व्यवसायी को, जो व्यवसाय कर रहा है, कि हम अपनी पूर्ति कर लेंगे, अपनी पूर्ति को और आगे बढ़ा लेंगे, तो इसे दीर्घकालीन वित्त की वित्तीय आवश्यकता कहा जाता है ना। तो ये वही मैंने आपको बताया था, भूमि, भवन, मशीन आदि को क्रय करने के लिए। ठीक है, तो अब आता है मध्यकालीन आवश्यकता। मध्यकालीन के लिए होता है कि व्यवसाय की आवश्यकताएं मध्यकालीन समय में 4-5 साल के लिए हों। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है कि अल्पकालीन। एक बार फिर हम आपको इसको समझा रहे हैं कि जब व्यवसाय को वित्त की आवश्यकता 10 वर्ष से कम के लिए होती है तो वो मध्यकालीन वित्त आवश्यकता कहलाता है। मध्यकालीन वित्त का प्रयोग मशीनों की स्थापना के समय, विज्ञापन के समय, शोध के समय और विकास कार्यों के लिए किया जाता है। तीसरा जो बिंदु है वो है अल्पकालीन आवश्यकता, वित्तीय आवश्यकता। कौन सी? अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता। तो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता कैसे होती है, क्या कहते हैं हम उसको, कैसे करते हैं? व्यवसाय की ऐसी आवश्यकता है जो 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। हमने बहुत कम समय के लिए वित्त को प्राप्त करने की कोशिश की, जैसे मजदूर माल का क्रय करना है, मजदूरी देना है, वेतन देना है, भाड़ा देना है, बिजली का किराया, उसका मकान का किराया देना है, बिजली का भुगतान करना है। तो ऐसे जो दैनिक कार्य हैं उनके लिए भी तो हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है, और यह आवश्यकता अल्पकालीन आवश्यकता कहलाती है। अब व्यावसायिक वित्त के स्रोत क्या हैं? स्रोत मतलब साधन, कहाँ से हम वित्त को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, 3 पार्टों में इसको बांटा गया। पहला है समय अवधि के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर जो कि बड़े स्तर पर होगा। और आगे हम बढ़ते हैं तो समय अवधि के आधार पर जो है समता अंश, इक्विटी शेयर्स जो हैं उनसे हम वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अंश क्या होते हैं? अभी आप ये के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अंश क्या है। तो देखो बेटा, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो एक प्रकार का अधिकार पत्र पब्लिक के सामने या पब्लिक को देती हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 रुपए के शेयर्स खरीदना चाहता है तो एक प्रमाण पत्र, एक अधिकार पत्र उनको कंपनी की तरफ से दिया जाता है कि कंपनी के पास जब जब उसका प्रॉफिट होगा तो उनको उस प्रॉफिट का लाभ दिया जाएगा। इसका एक फायदा ये होता है कि उससे कंपनी के पास छोटी छोटी रकम के रूप में बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है, पर देने वाले अंशधारी जो खरीदता है, प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, वो कहलाता है अंशधारी। तो वो छोटे छोटे रूप में एक बड़ी रकम उसके पास आ जाती है। दूसरा है पूर्वाधिकार अंश। अब पूर्वाधिकार अंश क्या है, इसको हम और आगे डिटेल में जाएंगे। पहले आप आगे के इन बिंदुओं को देख लीजिए। ऋण पत्र एवं ब्रांड,
लाभों का पुनः विनियोजन, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर, तो ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश, जननिरपेक्ष जनता से लिए गए, और व्यापारिक बैंक। फिर स्वामित्व के आधार पर जो होता है वो व्यापारिक बैंक, अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट, बैंक से अधिक मात्रा में पैसा लेना, वो आपकी गुडविल के आधार पर पैसा बैंक दे देती है यदि कंपनी या वित्तीय संस्था को उसकी आवश्यकता है तो। अगला है नगद साख, कैश क्रेडिट, अल्पकालीन ऋण और प्राप्य बिलों का भुगतान। तो देखिए व्यापारिक बैंक स्वामित्व के आधार पर ही बता रही हूँ मैं। व्यापारिक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो वित्त उपलब्ध कराते हैं किसको, वित्त प्राप्त करने वाले व्यवसायी को। जो एक ऐसा व्यवसायी जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यवसाय संचालन के लिए धनराशि को एकत्रित करना चाहता है या लेना चाहता है, तो व्यापारिक बैंक उनको सहयोगी होते हैं। अधिविकर्ष का मैंने अभी बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट, आपका बैंक में खाता है और आपकी गुडविल अच्छी है तो आपके पास जितना बैंक में कैश है उससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। नगद साख, कैश क्रेडिट और अल्पकालीन ऋण, थोड़े समय के लिए ऋण को ले लेना। और प्राप्य बिलों का भुगतान, जो बिल हमारे पास आए हुए हैं उन बिलों में जो है यदि टाइम आगे है और हम उससे लेना चाहते हैं तो उसको भुना कर, या नहीं भी समय लेना चाहते हैं तो बिल की जब भुगतान तिथि राशि बताया हमने, भुगतान तिथि जो है वो जब आएगी तो उसका भुगतान हो जाएगा और उससे हमको वित्त की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। अगला है व्यापारिक साख। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर व्यवसाय की वित्त की आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा गया, स्वामीगत पूंजी और दूसरा है ऋणगत पूंजी। स्वामीगत पूंजी मतलब स्वयं की पूंजी, जो व्यवसायी व्यवसाय कर रहा है वो अपनी स्वयं की पूंजी लगाएगा। और यदि व्यवसायी के पास पूंजी कम पड़ रही है तो वो ऋण उधार लेके पैसा किसी से, साहूकार और अन्य साधन उपलब्ध होते हैं उनसे पैसा लेगा। ठीक है, तो स्वामीगत पूंजी का विधिवत हम आपको आशय बता दें कि स्वामीगत पूंजी से आशय स्वामियों अथवा अंशधारियों द्वारा लगाई गई राशि तथा व्यवसाय में पुनः निवेश किए गए लाभ होते हैं। कंपनी के लिए यह स्थायी पूंजी का साधन होता है। यह व्यवसाय को जोखिम पूंजी प्रदान करता है और इसके प्रमुख स्रोत होते हैं अंश निर्गमित करके और लाभों का पुनर्विनियोजन करके। तो मैंने अभी आपको संक्षेप में समझाया था कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने एक प्रकार के प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, निर्गमित करती हैं और उसको बड़ी पूंजी की रकम एकत्रित हो जाती है। अब आता है स्वामित्व कोष के लक्षण क्या हैं। आप देखिए जब भी किसी भी विषय पर हम बात करें तो लक्षण जो होते हैं उसकी किस तरीके से हमको पता चलेगा कि स्वामित्व का ये स्वामित्व पूंजी है या स्थायी पूंजी है। तो स्वामित्व कोष के लक्षण, पहला स्थायी पूंजी का साधन, दूसरा जोखिम पूंजी का प्रावधान, तीसरा कोई प्रतिभूति आवश्यक नहीं और चौथा स्वामित्व कोष के साधन। अगले विषय पर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं स्थायी पूंजी का साधन क्या है। स्वामित्व कोष व्यवसाय में स्थायी रूप से निवेश किए जाते हैं। स्थायी रूप से हम उनको निकाल नहीं सकते, कम समय में हम चाहें कि हम उनको कम समय में निकाल लें तो निकाल नहीं सकते, उनको एक लंबे समय तक हमको अपनी कंपनी में रखना पड़ेगा। कोष मतलब धन, उसको धन का संग्रह करके उसको रखना पड़ेगा। दूसरा है ऋण या उधार कोष की तरह वापस करने के लिए नहीं होते। ठीक,
स्वामी कोषों का एक बड़ा हिस्सा संपत्तियों को प्राप्त करने में प्रयोग होता है। चौथा, इस प्रकार का वित्त व्यवसाय के पूरे जीवन में उद्देश्यों के लिए उपलब्ध होता है। स्वामित्व कोष व्यवसाय की पूंजी जोखिम पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपने कहा कि जोखिम पूंजी क्या है, जो आपके मन में प्रश्न आएगा, स्वामित्व कोष जो है उनको जोखिम पूंजी के नाम से हम क्यों जानते हैं? तो देखो बेटा, जब कोई व्यवसाय संचालित किया जाता है उसमें उत्पत्ति के उपादान जो हैं उनकी पूर्ति के साथ साथ उसमें उसकी प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। सभी साधन पर्याप्त मात्रा में हो और मेहनत हो। तो यदि किसी भी कारण से व्यवसाय अपने आगे की दिशा में नहीं जा पाया और यदि घाटा हो गया, तो जो स्वामी ने अपना जो व्यवसाय पैसा लगाया है वो जोखिम में पड़ जाएगा। इसलिए हम इसको जोखिम पूंजी के नाम से जानते हैं। और इसको आगे देख लीजिए, क्योंकि इस पूंजी पर लाभ कमाने की आय की दर निर्भर करती है। यदि कंपनी को हानि हो रही है तब स्वामित्व कोष पर कोई लाभ चुकाना आवश्यक नहीं है। यदि हानि निरंतर रहती है तब स्वामी अपने वास्तविक निवेश को भी वापस पाने में असफल हो जाता है। स्वामित्व कोष पर लाभ कंपनी के लाभ कमाने के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसी कारण से इसको जोखिम पूंजी कहा जाता है। अब कोई प्रतिभूति नहीं, है ना? तो हमने आपको ये बताया कि कोई प्रतिभूति नहीं। क्या स्वामित्व पूंजी के विरुद्ध, जब स्वामित्व पूंजी होती है तो उसके विरोध में हमें कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि व्यवसायी स्वयं अपनी पूंजी स्वेच्छा से लगा रहा है। दूसरा होता है स्वामित्व कोष के साधन क्या क्या हैं? कोष में अंश पूंजी, अवितरित आय आदि को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर एक बिंदु आता है कि स्वामित्व कोष के गुण क्या हैं। स्वामित्व कोष के गुण क्या हैं? स्वामित्व पूंजी के लाभ निम्न प्रकार हैं। जो गुण है वही उसके लाभ हैं। पहला, स्थायी पूंजी। दूसरा, साख योग्यता बढ़ाना, कोई प्रतिभूति आवश्यक नहीं, धन की विशाल राशि उत्पन्न की जा सकती है और नियंत्रण का अधिकार। ठीक है, परमानेंट कैपिटल होनी चाहिए। उसका पहला लक्षण है कि परमानेंट कैपिटल होना चाहिए, गुण है उसका, और उससे लाभ भी मिलता है। दूसरा है साख योग्यता को बढ़ाना। ठीक है, ठीक। तीसरा बिंदु है कोई प्रतिभूति, कोई उसमें सिक्योरिटी का कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी होती। चौथा है धन की विशाल राशि को उत्पन्न की जा सकती है। और अंतिम बिंदु है नियंत्रण का अधिकार।